तो जैसा कि तथ्यात्मक जानकारियों को लेकर के ये पूरा का पूरा एक श्रृंखला युक्त कार्यक्रम है। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ है ये, जिसके तहत ये दूसरा एपिसोड है, दूसरा अंक है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आप सभी को जितने भी तथ्य हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से चर्चा कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। तो कल के सेशन में मैंने भारत का जो ऐतिहासिक विकास है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को साझा किया था और निश्चित तौर पे आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, है ना। आज के सेशन में मैं आप सभी को आगे के प्रश्न यानी कि कुछ जो संविधान के अनुच्छेद हैं बार बार पूछे जाते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, संविधान के कुछ भागों से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी को डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ आर्टिकल्स आज आपको याद करा के जाऊं। तो आज के पूरे सेशन में संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों से, अब देखो इसमें कोई मैं क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको रैंडम पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, कोई क्रम से नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं। लेकिन ये वो प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूँ जब परीक्षा की अंतिम घड़ी आएगी तो ये सारे अंक आपके लिए बहुत कारगर होंगे, बहुत लाभदायक होंगे और साथ ही साथ आप सभी एक एक फैक्चुअल डेटा को आराम से पढ़ के जा पाएंगे। तो एक क्विक रिवीजन भी आपका इजीली हो जाएगा। और जितने मैं आपको यहाँ पर बता के जाऊँ, है ना, इन सबको रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, एक एक चीज़ को बिल्कुल याद कर लेना है। और ये मेरा काम होगा, आप लोगों सिर्फ आराम से सुनिए मुझे, मेरा काम होगा कि मैं आप सभी को चीज़ें याद करवाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज भारत के संविधान और अनुसूचियों से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे, प्रयास करूंगा जो प्रश्न बार बार आए हुए हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो प्रश्न बार बार या हमेशा पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करूँगा। सीक्वेंस से पढ़ाने का काम मेरा कहाँ पर होता है? ऑनलाइन क्लासेस में मैं बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, वो वहाँ पर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं सीक्वेंस से नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे मेरा प्रयास ये है कि आप सभी चीज़ों को आराम से देखिए, पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं विषय वस्तु को। आज के टॉपिक में हम भारत के संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत कम समय में पूरी राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर दूंगा आपकी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम समयावधि में पूरी राज्य व्यवस्था आप लोगों की मैं कंप्लीट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप पूरा जो है राज्य व्यवस्था आसानी से, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, मैंने 10 एपिसोड की बात कही, अधिकतम देखते हैं कितने एपिसोड पे हमारा ये राज्य व्यवस्था के लिए जाता है और फिर हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा काम हम करेंगे। ये जो है पूरा सेशन रेगुलर रखेंगे, निरंतर रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारे संविधान में अनुच्छेदों की गिनती की बात होती है। जब संविधान बना था, जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। अभी आप किताबें पढ़िए, लक्ष्मीकांत की पढ़िए या कोई आप मैनुअल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो आपको लिखा मिलेगा कि 450 आर्टिकल हैं, कहीं पर 467 आर्टिकल हैं, कहीं पर 470 आर्टिकल हैं, ऐसा पढ़ने को मिलता है। ये गलत है, इतने कोई आर्टिकल नहीं है। ये हो सकता है संख्या के आधार पे ये लिखते हों, ये हो सकता है संख्या के आधार पे लिखते हों। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, वर्तमान संविधान में भी 395 ही अंतिम आर्टिकल है। जो हमारा मौजूदा संविधान है इसका भी अंतिम आर्टिकल 395 है। कोई यदि कहता है कि 450 है, 467 है, 470 है, मैं उससे हमेशा एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मुझे 396 आर्टिकल के बारे में बताओ। वो नहीं बता पाएगा क्योंकि ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं। तो आर्टिकल आज भी 395 है, लेकिन संविधान समय के साथ संशोधित होता गया और बहुत सारे अनुच्छेद जुड़ते गए, बहुत सारे भाग जुड़ते गए, है ना। आपने देखा 9A एक भाग जुड़ा, अब 9A में अनुच्छेद 243 है। अब 243 तो बहुत बड़ा है ना। देखेंगे ABCD Z तक है, ZT तक जा करके फिर वो 9A 9B भाग 9, 9A 9B भी है ना, ये नए भाग हैं। इसी तरीके से 14A एक भाग जुड़ा, इसी तरीके से 4A एक भाग जुड़ा और आर्टिकल 51A जुड़ गया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मतलब कि कह सकते हैं कि जुड़े हैं और जुड़ने के परिणाम स्वरूप संख्या के आधार पे काउंट करोगे तो 470 कर दो, 475 कर दो, लेकिन तकनीकी तौर पे गलत है। ऐसा कहीं भी पढ़ते हैं तो ये आपको काउंटिंग याद नहीं रखनी है। आपके संविधान के अनुच्छेद 395 थे और आज भी वर्तमान में अंतिम अनुच्छेद आपका 395 है। ये आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के।
ये तो पहली बात हो गई अनुच्छेद को लेकर के, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज याद कराने वाला हूँ। आज आप लोगों के लिए संविधान बहुत आसान हो जाएगा आज के सेशन के बाद, क्योंकि कई सारे आर्टिकल आप याद कर ले जाओगे। मैं बस आपको पूछूंगा प्रश्न और फिर उसका आर्टिकल पूछूंगा, बस याद करते हैं, मुझे ध्यान से याद रखना है बस। तो आर्टिकल कुल कितने हैं? 395, 395। क्लियर, इसको लेकर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ बात ये करते हैं अनुसूचियों के बारे में। पहले तो हो गई अनुच्छेद के बारे में क्लियरिटी। 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियां प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय के साथ संशोधन होते गए और अनुसूचियां जुड़ती गई। 9वीं अनुसूची भी जुड़ी, 11वीं अनुसूची भी जुड़ी, 10वीं अनुसूची भी जुड़ी, 12वीं अनुसूची भी जुड़ी। तो ये 4 अनुसूचियां और जुड़ गई, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 12। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई थी, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत जोड़ी गई। फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम के तहत जोड़ी गई, एंटी डिफेक्शन लॉ से के तहत जुड़ी। 11वीं अनुसूची जो आपकी जुड़ी है, आपकी कहाँ से जुड़ गई? 11वीं अनुसूची का जुड़ा हुआ आपका जो आपके स्थानीय प्रशासन है, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 11वीं अनुसूची से जुड़ गया। तो नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ 74वां ये भी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है शहरी निकायों के लिए। तो ये ग्रामीण गांव निकाय, जो ग्रामीण निकाय हैं या शहरी निकाय हैं, तो ये आपकी कुल 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, तो अनुसूचियों की संख्या 12, अनुच्छेदों की संख्या 395। क्लियर? ये इतना क्लियर करते चलेंगे। भाग की बात करें तो मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे। कुछ भाग निरसित हो गए, कुछ भाग नए जुड़ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया 4A एक भाग जुड़ गया है ना, इसका अनुच्छेद 51A है। 9A 9B ये जुड़ गए, 14A जुड़ गया, ये नए भाग हैं। कुछ भाग निरसित हो गए, जैसे 7वां निरसित हो गया। तो कुछ जुड़े कुछ निरसित हो गए, 22 थे। ठीक है, 22 में मान लो एक निरसित हो जाता है और कुछ जुड़ जाते हैं, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जो भागों की संख्या आप पाएंगे 25 भाग है, कहीं पे 26 भाग है, कहीं पे 24 भाग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 22वां ही अंतिम भाग है। बस ABCD वाले भी काउंट कर लेंगे तो आप जाके 25-26 की काउंटिंग निकालेंगे। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, मूल संविधान में 22 भाग थे, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुसूचियों की बात करें तो कौन कौन सी अनुसूची जुड़ी हैं? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अब इस सभी अनुसूचियों के बारे में पता होना चाहिए, बहुत आसान है। पहली अनुसूची आपके भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। पहली अनुसूची किसकी बात करता है? भारत के संघ राज्य क्षेत्र और उनके नाम, यानी जो पहला संविधान का पहला भाग है, पहले अनुसूची से जुड़ाव रखता है ना। भारत का हिस्सा कहाँ पे कितना है, किस राज्य के पास कितना क्षेत्रफल है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं, ये सारी जानकारी आपको पहली अनुसूची में एक लिस्ट मिलेगी। उसमें भारत के सभी राज्यों के नाम लिखे होंगे और समय के साथ उसे संशोधित भी किया जाता है। आपका जो चौथा संविधान, चौथा अनुच्छेद है, उसके तहत उसको जुड़ाव रखा गया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी अनुसूची आपकी जुड़ी हुई है वेतन और भत्तों से जुड़ी हुई है। जो भारत का संचित निधि है उसमें जितने भी वेतन भत्ते पारित किए जाते हैं वो दूसरी अनुसूची से जुड़ाव रखते हैं। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ी हुई है ना। जितने भी आपके संसद सदस्य होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जितने भी पद हैं, इनका जो शपथ होता है वो शपथ कहाँ लिखा गया है? 2 पदों को छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनकी शपथ के लिए तो अनुच्छेद बना दिए गए हैं, बाकी के शपथ के लिए एक तीसरी अनुसूची बना दी गई है। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो नामांकन के दौरान एक शपथ लेनी होती है, यानी जीतने से पहले एक प्रत्याशी के तौर पर भी आपको शपथ लेनी होती है, उसका भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची आपकी किससे जुड़ी हुई है? चौथी अनुसूची का जुड़ाव है राज्यसभा में सीटों के आवंटन को लेकर के। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ाव है। याद करते जाओ चीजें मेरे साथ, लिखो मत। आज हम अपने दिमाग को अपने सोचो, इस पे विश्वास करो। आपके हाथ में एग्जाम में जब जाओगे तो कॉपी नहीं जाएगी, आपका दिमाग जाएगा। तो इस पे भरोसा करो, आप जो भी सुन रहे हो आपको याद हो रहा है। यदि ऐसा करते जाएंगे तो हमें चीज़ों भूलेंगे नहीं कुछ भी।
अपने उस पे भरोसा करो, यही सब कुछ है, यही शक्ति है, यही हमारी मूल पावर ये है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसे ये सोचो कि आपको याद होता जा रहा है। यदि ये विश्वास करने लग जाओगे, धीरे धीरे ये आपको चीजें याद होनी चालू हो जाएंगी। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपकी भूलने की, वो खत्म हो जाएगी। तो इस पे भरोसा करो, जो भी सुनते हो ये याद रखता है, ठीक है। तो विश्वास करना शुरू करो। जो मैं बोलूं, किताब कॉपी हटा के रख दो, बस सुनना है मेरी बातों को एक तरीके से। जो बोल के जा रहा हूं सुनना है बस, और कुछ नहीं। ये लिखने वाला मेथड अब खत्म कर दो। ये सेशन में, ये जो मैं स्पेशली सेशन आपके लिए ला रहा हूं, इन सेशन में केवल आपको सुनना है, और मैं भी आके आपको वक्तव्य ही दे के जाऊंगा, और कुछ नहीं। आगे चर्चा करते हैं। जो 5वीं अनुसूची है, ये आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें 4 राज्यों को हटा देना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एम टीएम, ये याद रख लेना है। इन 4 राज्यों के प्रशासन को छोड़ दें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो बाकी जितने भी क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, 5वीं अनुसूची में उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में एएमटीएम, यही एएमटीएम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखना इसमें मणिपुर नहीं है, एम का मतलब मणिपुर नहीं। नॉर्थ ईस्ट के इन 4 स्टेटों का प्रशासन से जुड़ी हुई जानकारी 6ठी अनुसूची में दी गई है। 7वीं अनुसूची आपका भारत में जो संघ और राज्य, जो हमारा संघीय ढांचा है, उसमें शक्तियों के विभाजन से जुड़ी हुई है। शक्तियों का विभाजन समझ रहे हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उससे जुड़ाव रखा गया है। 8वीं अनुसूची भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लिखा गया है ना। तो 8वीं अनुसूची, 8वीं शेड्यूल में आपकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद आपका 56वां संविधान संशोधन हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, पहले होता था ना, दल बदलू बहुत होते हैं, और ये सब होता था जब चुनाव होता था। चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, विखंडित बहुमत मिलता था, तो राजनीतिक गठजोड़ होता था। तो फाइनली इस समस्या के समाधान के लिए संविधान में संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता की निरहता हो सकती है। तो ऐसे कुछ प्रावधान 10वीं में कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन करके जो स्थानीय प्रशासन, उसमें ग्रामीण स्वशासन को कुछ विषय दिए गए। तो आपका जो है 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची का जुड़ाव किससे है? 11वीं अनुसूची का जुड़ाव आपका वो है ग्रामीण स्वशासन के विषय इसमें लिखे गए, 21 विषय हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और शहरी निकायों से जुड़ी हुई है। तो 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिकाओं को क्या क्या काम करना है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन किन विषयों में वो कार्य कर सकते हैं, उन सब विषयों को यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची के भांति, जबकि 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वैसे ही 11वीं और 12वीं अनुसूची में स्थानीय प्रशासन के लिए क्या किए गए हैं, विषय दिए गए हैं कि किन विषयों पर उनको कार्य करना चाहिए, किन विषयों पर नहीं करना चाहिए। तो अनुसूचियां इस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बस। नागरिकता, अब देखो रैंडम थोड़ा सा, किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से जुड़ाव रखता है, ठीक है। कुछ अनुच्छेदों की बात करूं, अभी जैसे कि यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, यूपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, सब पे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी एग्जाम है अनुच्छेदों से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आपको रट लेना। कोई भी स्टेट पीएससी आप दे रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दें, आपको संविधान के अनुच्छेदों को पता होना चाहिए। तो नए राज्यों का गठन यदि करना है, भारत क्षेत्र के अंदर नए राज्य हैं और इन नए राज्यों का गठन करना है, या फिर किसी एक राज्य को 2 भागों में विभाजित करना है, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना है, क्षेत्रीय सीमाएं बदलना है, नाम में परिवर्तन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक आर्टिकल लिख लो 3। आर्टिकल 2 नहीं है, इससे अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से जुड़ाव है जो भारत का हिस्सा हैं। लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत में मिलना चाहता है, भारत का हिस्सा बनना चाहता है, तो उस राज्य को भी हम भारत का हिस्सा बना सकते हैं। नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 3 और 2 में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 3 भारत के अंदर ही राज्य क्षेत्र में बदलाव और परिवर्तन से जुड़ा है, और कोई बाहरी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए भी क्या है, अनुच्छेद 2 है। जैसे कि सिक्किम बाहरी प्रदेश था, 1971 में भारत का हिस्सा बना, तो सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत विलय कर गया। गोवा के बारे में आपको
जानकारी होनी चाहिए। गोवा भी आपका इसी तरीके से, तो गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ये जितने भी क्षेत्र हैं, या फिर आपका फ्रांसीसी बस्तियां हो गई, है ना, फ्रांसीसी बस्तियां, पुदुचेरी वगैरह, तो जो भी बाहरी क्षेत्र आकर के भारत का हिस्सा बनना चाहेगा वो किस अनुच्छेद के तहत बनेगा? बिल्कुल क्लियरिटी के साथ याद रखना चाहिए आपको, बहुत आसान, बाहरी क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 2 और भारत के अंदर के क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 3, दोनों रट जाना चाहिए, बिल्कुल याद कर लो। आज के बाद किसी भी क्वेश्चन में आता है, भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक, क्लियर? ये चीज मैं नहीं चाहता कि आप लोग गड़बड़ करो किसी भी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नागरिकता। आपको मैंने जैसा कि बताया भाग 2 में है, बिल्कुल रट लेना, सीए और एनआरसी का मुद्दा है, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछे। भाग 3 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, लेकिन आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपका फंडामेंटल राइट की बात आर्टिकल 12 से आर्टिकल 13 तक नहीं है। आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 ये नहीं है, आर्टिकल 12 अलग है, आर्टिकल 13 अलग है, लेकिन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 34 से लेकर के 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है, इनका डायमीटर यहां तक है। समानता के अधिकार से प्रारंभ होता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक पहुंच जाता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। आर्टिकल 12 क्या है? राज्य की परिभाषा क्या है, स्टेट के अंदर कौन आएगा, स्टेट की परिभाषा क्या है। आप लोग बोलते हैं ना राज्य राज्य राज्य, यहाँ पे राज्य में मैं नेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र राज्य की बात कर रहा हूँ, भारत राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बिहार इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो राज्य की परिभाषा क्या है? तो हमारे यहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट, वो राज्य है ना, जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, राज्य विधानमंडल है, सब राज्य का हिस्सा, ये सब परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। और जितने भी राज्य की अथॉरिटी हैं, कर्मचारी हैं, यदि आप किसी पुलिस वाले के पास जा रहे हैं ना, तो वो भी राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो भी राज्य की अथॉरिटी है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वो भी आता है। किसी रेलवे के कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो वो भी राज्य ही है, वो भी राज्य है, क्योंकि वो रेलवे का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो राज्य की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, वो सारे आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो आगे बात चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, भाग 2 आपका नागरिकता है, ठीक है, भाग 3 आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको अनुच्छेद 12 के बारे में बताया कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से जुड़ाव रखता है ना, राज्य की परिभाषा से जुड़ाव रखता है आपका अनुच्छेद 12, और राज्य के अंतर्गत सब आते हैं, उसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता है। यदि मौलिक अधिकारों को कोई भी कानून, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास करेगा तो वो कानून का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। इसी के अंतर्गत 2-3 सिद्धांत आते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत, अनुच्छादन का सिद्धांत, यानी कि वो कानून जो मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आज़ादी के पहले बने हो या आज़ादी के बाद पार्लियामेंट ने बनाए हो, वो खत्म हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे, स्वतः प्रवाहीन हो जाएंगे। और इसी के तहत एक जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, क्योंकि वो हमारे संविधान का गार्जियन है। तो आपको याद रखना चाहिए, ये आपके मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन करता है। और इसी में विधि की भी परिभाषा दी गई कि कानून के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, और मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही किया गया है। बाकी फिर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार है, 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और आपका फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29-30 आपका शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति के प्रोटेक्शन के अधिकार की बात करता है। एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद गायब हो गया। 44वें संविधान संशोधन के बाद एक फंडामेंटल राइट था जिसको खत्म कर दिया गया। एक और फंडामेंटल राइट था जो 44वें संविधान संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया, और इस फंडामेंटल राइट का नाम क्या था? इस मौलिक अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से जुड़ाव रखता था, इसको खत्म करके रिप्लेस करके एक नया अनुच्छेद बना दिया गया 300A, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से
पृथक नहीं किया जा सकता, उसको उसके संपत्ति से उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 300A आपका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी राइट या विधिक राइट हो गया। फंडामेंटल राइट पहले हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने इसे खत्म कर दिया। आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें 5 प्रकार के रिटों की बात की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार के रिटें हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 बात करता है जो सशस्त्र बल है हमारे देश के, सशस्त्र बल हैं, गुप्तचर विभाग है, उसको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। क्यों? देश के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, देश के चूंकि ये बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, तो ये इनके मौलिक अधिकारों की बात नहीं हो सकती है और इनके लिए इनके खुद के ही कानून है, उसके तहत ही इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आर्टिकल 33 आपके सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 34 आपके किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लगता है, सेना का कानून लगता है, तो उस क्षेत्र के मौलिक अधिकारों को किस हद तक खत्म किया जा सकता है उसकी बात करता है। और आर्टिकल 35 बात करता है कि पार्लियामेंट जो है आपकी संसद मौलिक अधिकारों को लागू कराने के एवज में बहुत सारे कानून बना सकती है और कानून पारित करके मौलिक अधिकारों को लगा सकती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने देश के संविधान से प्यार है तो आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। तो भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। भाग 2 आपका नागरिकता था। आगे बात करते हैं, एक अनुच्छेद 323A है, इसको याद कर लो, ये बहुत बार पूछता है। 323A, देखो मैं क्लिक करके रैंडमली आ गया एक नए आर्टिकल पे। 323A आपका प्रशासनिक अधिकरण से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? प्रशासनिक अधिकरण, इससे जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं कैट। इसके तहत ही बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं। ये आपका जो है कैट जो है वो आपका जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तौर पे इसको जाना जाता है। दिल्ली में जब प्रशासन में कभी जाओगे आप लोग तो कैट में ही आपका जितना भी कार्य होगा, तो बहुत सारे हैं इसमें। प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, तो जो आपका कह सकते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके बाद ही आपका ये आर्टिकल चालू हो जाते हैं। ये भाग 14A में आता है ये आर्टिकल आपका। तो आपको 323 कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रशासनिक अधिकरणों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। अनुच्छेद 323 क्या है? प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना, बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको बिल्कुल एक भी किसी भी तरीके से भूलना ही नहीं चाहिए और ना भूलोगे, ये वादा करो मुझसे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आगे बात करते हैं, हमारे संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था की गई है, भाग कौन सा है? भाग 9, याद रखना है आपको। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। अनुच्छेद कौन सा है? 243। तो आर्टिकल 243 यही ABCD में बटा हुआ है, ठीक है। यही आपका ABCD में बटा हुआ है। 243A, 243B, 243C, 243, बहुत बड़ा है 243। मेरा मास्टर वीडियो आएगा, उसमें मैं पूरा जितने भी आर्टिकल 243 से होंगे, आने वाला ही है, परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। पॉलिटी मैंने वहां पर भी पूरी कंप्लीट कराई है, यहाँ पे आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आराम से भी आपको चीजें वहां पर 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा आपको याद, और यहां पर मैं आपको एक एक करके चीजों को, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, वहां पे मैंने समग्रता से पढ़ाया है, ऑनलाइन बैच में समग्रता से पढ़ाया है, मास्टर वीडियो में आपका रिवीजन कराया है कम समय में, और यहां पर आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उनको देने जा रहा हूं। ये इस उद्देश्य से चलाया जा रहा कार्यक्रम है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख कहां पर किया गया है? बहुत क्लियरिटी से याद होना चाहिए। संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है, तो आपको केंद्र राज्य संबंधों की बात कर रहा है, और केंद्र राज्य संबंधों का जो भाग है आपको याद होना चाहिए, भाग 11 में, संविधान के भाग 11 में, भाग 11 आपका किससे जुड़ा हुआ है? केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
200 देखो, भाग 9 आपका जुड़ता है, भाग 10 आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से जुड़ता है, भाग 11 जो आपका है ये आपका केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध। याद कर लो आप, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 11, भारतीय संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से शुरुआत होती है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध याद कर लो। केंद्र राज्य संबंध किससे जुड़ाव रखता है, किससे जुड़ाव रखता है? अनुच्छेद 245 के बाद ये शुरू होता है। 246 में ही आपका संघ सूची समवर्ती सूची, ये यानी कि विधायी संबंध आपका भाग 11 के अध्याय 1 में है। हर भाग को अध्यायों में बांटा गया है। भाग 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंधों की बात की है, याद कर लो। बहुत आसान है, कभी भी पूछता है, कैसा भी पूछता है, गलत नहीं करके आओगे। तो आपको भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। क्या की गई है? भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई। याद कर लो रैंडमली, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में उस अनुसूची का नाम बताइए जो जहां पर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम लिखे गए हैं। सभी राज्यों के नाम कहां पर लिखे गए हैं? पहली शेड्यूल में। और इससे जुड़े हुए आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 जो हैं, इससे जुड़े हुए आपके सभी आर्टिकल जो पहली अनुसूची से जुड़ाव रखते हैं। अनुच्छेद 4 भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चौथी अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया। चौथी अनुसूची बहुत पूछता है, राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन कहां पर दिया गया है? चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। रट लो, याद कर लो इसको। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है, यह बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। मैं जैसा कि आपको बताया कि यदि किसी भारत में किसी नए राज्य का सृजन करना हो या किसी नए राज्य को का गठन करना हो अनुच्छेद 3 के तहत या अनुच्छेद 2 के तहत, किसी भी अनुच्छेद के तहत, तो किस अनुसूची से जुड़ाव रहेगा? पहली अनुसूची से। यदि किसी भी नए राज्य की स्थापना होगी या किसी भी नए राज्य का प्रवेश होगा या किसी भी नए राज्य का गठन होगा तो उसके लिए क्या होगा? पहली अनुसूची भी हमें संशोधित करनी पड़ेगी। जैसे अभी अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो अनुच्छेद 370 हटाने में हमने क्या किया? हमने जो है पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बढ़ा दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि दादरा नागर हवेली को भी दमन द्वीप के साथ मर्ज कर दिया गया है और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहला है जम्मू एवं कश्मीर, जिसमें एक विधानसभा भी रखी गई है दिल्ली की तर्ज पे, और दूसरा आपका लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 2 यूटी बनी और 1 यूटी को मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से अब 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। छठवीं अनुसूची मैंने आपको बताया था असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, याद होना चाहिए। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। छठवीं अनुसूची आपके यहाँ पर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से जुड़ी हुई है। 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, मस्त रट जाना चाहिए चीज़ें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप यदि अभी नहीं याद कर पाएंगे तो फिर क्या याद कर पाएंगे? मेरे साथ साथ मतलब ये जितना सेशन चलेगा, इस सेशन में जो भी बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग में बैठता जाना चाहिए और आपको इस चीज़ का विश्वास रखना है कि आप कुछ भी भूल नहीं रहे हो। यदि ये विश्वास रखोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आप जब एग्जाम पे जाओगे कुछ भी नहीं बोलोगे, सब याद रखोगे। इतना आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली मतलब आप इतने वीक नहीं होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर आप इतने सशक्त होने चाहिए कि आपका दिमाग आपके ऊपर हावी ना हो। 7वीं अनुसूची मैंने आपको बताया विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़ी हुई है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से जुड़ी हुई है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण यानी भूमि सुधार कानून से जुड़े हुए जो कानून हैं उनको न्यायालय के वाद योग्य, न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया है। तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण या भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी हुई अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन या दल बदल अधिनियम से जुड़ी हुई है, आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है, आपको पता होना चाहिए ये। और संविधान के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची आपकी 7वीं
नियंत्रण सूची के अंतर्गत ही एक समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जो आर्थिक योजना है, जो प्लानिंग की बात है, यह भी आपका समवर्ती सूची का ही एक विषय है, आपको पता होना चाहिए। समवर्ती सूची में कई विषय हैं, जैसे विद्युत किसका मामला है, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी विद्युत के मामले में, शिक्षा के मामले में, आर्थिक योजनाओं के मामले में, या फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। कुछ विषय आप याद कर लीजिए समवर्ती सूची के, कुछ विषय आप याद कर लीजिए। पहला है शिक्षा, ये आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। पहले ये राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन राज्य शिक्षा के क्षेत्र में इतनी व्यापक उन्नति नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि किसी मामले पर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो केंद्र सरकार का कानून ही ज्यादा प्रभावी होगा, ना कि राज्य सरकार का। ध्यान रखना है इस बात को। इसमें केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी गई है, जो कि संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो पहला आपका है शिक्षा, ठीक। दूसरा है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, खूब पूछे गए हैं ये। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किसका विषय है, समवर्ती सूची का। परिवार नियोजन ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का। आपको पता होना चाहिए किसका विषय है, समवर्ती सूची का। इसके बाद आपका शिक्षा, मैंने आपको जैसा कि बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको, शिक्षा को तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, या माफ करिएगा, इसमें 42वां नहीं है आपका, इसमें शिक्षा जो है ये आपका 46वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। इसके अलावा समवर्ती सूची का एक विषय और है, वन, विद्युत भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं, जैसे कि आर्थिक योजना या प्लानिंग, आर्थिक योजना ये भी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आपको समवर्ती सूची से कई क्वेश्चन पूछता है ये लगातार, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपको थोड़ा सा एक और चीज याद रखिएगा, स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य राज्यों के, अब समवर्ती सूची का मतलब यह है कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, दोनों इनको प्रभावी करने का प्रयास करते हैं। और स्वास्थ्य जो है केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत है। याद रखना है, ये स्वास्थ्य आपका कहां पर है, राज्य सरकारों को विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य कहेगा है राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री है स्वास्थ्य मंत्रालय, उसकी गाइडलाइंस जो होती हैं वो प्रभावी होती है। जैसे अभी कोविड-19 था, तो ऐसे में तो फिर स्वास्थ्य यदि केवल राज्य का विषय होता तो फिर केंद्र का कोई, लेकिन गाइडलाइन एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री बनाई गई है। लेकिन राज्य की कानून, उससे जुड़े हुए जो फंडिंग है, सारा काम किसका होता है, आपका राज्य सूची के विषय में होता है। लेकिन इसको लेके बहुत सारी डिबेट हुई। जब संविधान निर्माता बैठे थे, संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात कही कि हमें स्वास्थ्य को केंद्र सरकार को देना चाहिए। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का विषय दिया जाता। लेकिन अब धीरे धीरे केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर भी स्वास्थ्य पे बड़े स्तर का कार्य किया है। और आज देश स्वास्थ्य के स्तर पे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मृत्यु दर है बहुत कम हुई है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रही है, और मृत्यु दर कम होना ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बड़े स्तर पे बढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, जन स्वास्थ्य आपका किससे जुड़ा हुआ है, जन स्वास्थ्य आपका किससे जुड़ा हुआ है, राज्य सूची से जुड़ा हुआ विषय है। जन स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है, राज्य सूची से। जन स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है, राज्य सूची से। जन स्वास्थ्य किससे जुड़ा हुआ है, राज्य सूची से। बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना है आपको, इसमें कुछ सोचना नहीं है। एक और विषय है, अभी देखिएगा 21 आपकी जनगणना 2021 में होगी ना, 2011 के बाद, तो जनगणना विषय केंद्र सरकार का है। जनगणना विषय आपका केंद्र सरकार का है। किसका है, जनगणना विषय आपका केंद्र सरकार का है। संघ सूची का विषय आपका जनगणना है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था है, पुलिस या कानून व्यवस्था, ये याद रखना है, पुलिस और कानून व्यवस्था।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की। पुलिस आती है राज्य सरकारों में, पुलिस आती है राज्य सरकारों में। आंतरिक सुरक्षा आपकी केंद्र सरकार का विषय है। यदि देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आपकी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये पूरा का पूरा बनाया गया और इसके लिए सशस्त्र बलों की संरचना की गई है। ठीक है, रक्षा का विषय आपका है, ये भी आपका केंद्र सरकार का विषय है। इसी के लिए रक्षा मंत्रालय बनाया गया है, जो कि पूरा का पूरा देश की रक्षा, सुरक्षा और सीमाई प्रबंधन का कार्य करता है। इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और ये आपका केंद्र सरकार का विषय है। तो रक्षा, जनगणना, आंतरिक सुरक्षा ये केंद्र के विषय है। पुलिस, कानून व्यवस्था ये आपका किससे है? स्वास्थ्य, पुलिस, कानून व्यवस्था ये विषय आपके कौन है? ये राज्य सूची के विषय हैं। ये आपको इसलिए याद होना चाहिए, ये पूछता है, मैं इसीलिए केवल यही विषय बता रहा हूं। जो पूछता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और क्या है? दो आपके अपशिष्ट विषय भी हैं। पहला है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। साइबर अपराध आपका किससे जुड़ा हुआ है? साइबर अपराध आपका जुड़ा हुआ है, ये आपका अपशिष्ट विषय है। ना केंद्र सूची में है, ना संघ, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में। ऐसे ही अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च, ये भी किससे जुड़ा हुआ? अपशिष्ट सूची, यानी कि ना तो संघ सूची में है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो आपका वो समवर्ती सूची में है। तो ऐसे विषय किसके पास होंगे? संसद के पास होंगे, केंद्र के पास होंगे। केंद्र ऐसे विषयों पे कानून बना पाएगा। अपशिष्ट सूची हमारी केंद्र सरकार के पास है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कुछ विषय ऐसे हैं जो अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर रखना है आपको। ये बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप इसे सुनेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे और भी बात करते हैं। संघ सूची के अंतर्गत आपका और कुछ विषय हैं जो पूछे जाते हैं लगातार। जनगणना आपका संघ सूची में आता है। बीमा, बैंकिंग, ये भी याद कर लो अभी। बीमा और बैंकिंग आपका संघ सूची का विषय है। बीमा और बैंकिंग ये दोनों विषय आपके संघ सूची के। तभी आप देखेंगे बैंकों का निजीकरण, बैंकों का विलयकरण, ये सब काम कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। बीमा और बैंकिंग और जनगणना ये सारे विषय आपके किसके हैं? केंद्र सरकार के। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा ये विषय केंद्र सरकार के हैं। वैदेशिक मामले, विदेशी देशों से संबंध, वैदेशिक मामले ये भी आपका केंद्र सरकार का विषय है। वैदेशिक मामले भी आपका केंद्र सरकार का, विदेश मंत्रालय इसके लिए बनाया गया और उसका काम होता है ये। एक और है रेलवे, इसके लिए रेलवे मंत्रालय है। रेलवे भी आपका केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार के विषय रक्षा, जनगणना, आंतरिक सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपकी पूछे जाती हैं। और आपको एक चीज बता दूं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, रेलवे आपका आता है किसके अंतर्गत? रेलवे आपका आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। लेकिन रेलवे पुलिस किसके अंतर्गत आती है? रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। रेलवे पुलिस राज्य सरकार, क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार का होता है और जिस राज्य से रेलवे होके जाएगी उस राज्य की रेलवे पुलिस के द्वारा, तो रेलवे पुलिस राज्य की है और रेलवे केंद्र की है। याद रखना, ये चीज में गड़बड़ मत करना, क्योंकि रेलवे एक देश के किसी एक राज्य में नहीं चलती है, पूरे देश को इंटरकनेक्ट करती है। और ऐसे में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। यदि रेलवे पुलिस को केंद्र सरकार के अंतर्गत कर देंगे तो इसमें विवाद उत्पन्न हो जाएगा, है ना। केंद्र सरकार की क्या, रेलवे की जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? क्या केंद्र सरकार हर जगह रेलवे स्टेशनों में अपने लोग, तो फिर कभी भी फिर लॉ एंड ऑर्डर बन ही नहीं पाएगा, कभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए रेलवे पुलिस बनाई गई है, ये राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। रेलवे पुलिस राज्य सरकार, आरपीएफ जो होती है राज्य सरकार, और ये आपका रेलवे का काम क्या होता है? ये केंद्र सरकार के अंतर्गत चलती है। ठीक है, रेलवे ट्रेनों का संचालन ये सारा काम आपका केंद्र सरकार करती है। और रेलवे पुलिस कानून व्यवस्था का काम कौन करता है? सुरक्षा का काम कौन करता है? राज्य सरकारों के अंतर्गत होता है। इस पे कोई गड़बड़ मत करिएगा। राज्य के अंतर्गत देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था आपका जो स्थानीय स्वशासन का विषय है वो भी आपका राज्य सरकारों को दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था भी राज्यों के पास है। ये विषय रट जाने चाहिए। आज के बाद तो आपको जो पूछे जाने वाले विषय हैं उन विषयों के बारे में मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आपको तो किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से। अब एक और आपको समवर्ती सूची का एक विषय और बता रहा हूं, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया
ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। क्यों? क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था, इसलिए हर राज्य की कानून व्यवस्था में कुछ अलग अलग अंतर भी होते हैं। तो दंड प्रक्रिया आपकी राज्य सूची का विषय, वो समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची। और क्या क्या है समवर्ती सूची में? जनसंख्या एवं परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, स्वास्थ्य आपका राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य राज्य सूची, आर्थिक योजना, दंड प्रक्रिया, शिक्षा, वन, विद्युत, जनसंख्या, परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची याद रखना है। केंद्र के विषय रक्षा, रेलवे, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, आंतरिक सुरक्षा, वैदेशिक मामले, ये आपके इससे जुड़े हुए हैं। और राज्य सूची में स्वास्थ्य, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज और कानून व्यवस्था, पुलिस, ये सब आपको किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका राज्य सूची से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों सूचियों के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। कुछ और हैं, जैसे कि बहुत सारे शुल्क और कर लगाने की बात है। आप जानते हैं ना, कर और शुल्क लगाने के लिए, जैसे आपको भाग 11 में ही वित्तीय संबंध दिए गए हैं। संविधान में वित्तीय संबंधों का उल्लेख भी किया गया है ना। अनुच्छेद 266 से शुरुआत हो जाती है। 266 से लेकर के फिर आर्टिकल बहुत आगे तक हैं। 280 में वित्त आयोग है, वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो आपका कुछ में अधिकार राज्यों को दिया गया है। अब तो सभी जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं सब खत्म कर दिए गए। उसके लिए एक कर हो गया जीएसटी, है ना। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लगा दिया गया। अब हर चीज में आईजीएसटी, सीजीएसटी और आपका, तो ये जो आपका 3 प्रकार का सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी अलग, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अलग और इंटीग्रेटेड जीएसटी भी है। तो ये आपका जो है, ये सब आपका जितना भी आर्टिकल 239 ए में जीएसटी परिषद की, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि जो टैक्स वाला शुल्क लगाने का प्राधिकार है, ये सब कहां दिया गया? ये भी 7वीं अनुसूची में ही दिया गया है। कुछ राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, कुछ केंद्र सूची, जो संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, ठीक है। और संविधान के भाग 11 में वित्तीय संबंध के अंतर्गत इनका जिक्र किया गया है। भूमि सुधार मैंने आपको बताया, भूमि सुधार का विषय भी, भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार का विषय भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, पुलिस, कानून व्यवस्था, पंचायती राज, रेलवे, पुलिस, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, ठीक। भूमि सुधार कहां आता है? याद कर लो, ये पूछा जाएंगे चीजें, याद कर लो। कानून व्यवस्था, भूमि सुधार, रेलवे, पुलिस, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सूची। आज के बाद नहीं भूलना चाहिए ये। समवर्ती सूची मैंने याद करा दी, जो महत्वपूर्ण विषय हैं। केंद्र सूची के बारे में भी बता दिया और इसके चीजें में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको छठी अनुसूची के बारे में बताया था। ये तो 7वीं अनुसूची से जुड़े हुई कुछ बातें हो गई। छठी अनुसूची के बारे में मैंने बताया था कि 4 राज्यों को याद रखना है आपको छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बड़े बड़े अक्षरों से लिख रहा हूं, AMTM, कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आज आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये चीज कभी नहीं भूलना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों, 4 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रबंधन की बात 6वीं अनुसूची में की गई है। 6वीं अनुसूची के 4 राज्य रट लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है। ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और जो 5वीं अनुसूची है, ये अनुसूचित जनजातियों के हितों से जुड़ा हुआ है, जो इन 4 राज्यों के अतिरिक्त हैं। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों किससे जुड़ी हुई हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों से। अनुसूचित जनजातियों के हितों से जुड़ी हुई, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक और उनके संरक्षण से जुड़ी हुई अनुसूचियां 5वीं और 6ठी हैं। 5वीं अनुसूची में अन्य है इन 4 को छोड़ के, और 6ठी अनुसूची में इन चारों का। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 243 में, ये आपको याद रखना चाहिए। 243 रट जाना चाहिए। किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसका विस्तार बहुत बड़ा है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भी इसी से जोड़ी गई है। आज के बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको नहीं भूलना चाहिए। अब मैं आपको एक जो है थोड़ा सा चर्चा करता हूं। एक अनुच्छेद है आपका, शायद आपको पता हो, 117, आर्टिकल 117 रट लो। देखो, अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक है। धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में अनुच्छेद 110 में।
अनुच्छेद 117 आपसे जुड़ाव किससे रखता है? वित्त विधेयक से, फाइनेंस बिल से। अनुच्छेद 117 आपका वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल दो कैटेगरी का होता है, श्रेणी ए, श्रेणी बी। आपका धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 में परिभाषा दी गई धन विधेयक की, तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। ये सब चीजें डिटेल में मैंने क्लासेस में खूब अच्छे से पढ़ाई हैं। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कहाँ किया गया? इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हो। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात कहाँ की गई है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की गई अनुच्छेद 312 में, रट लेना है आप। ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो अभी बनी नहीं है। आने वाले समय हो सकता है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बने। अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं होती है जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और जो पूरे देश के किसी भी हिस्से में सेवाएं दे सकती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। 3 सेवाएं अभी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFOS। ठीक है, ये 3 सर्विसेज हैं जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अभी बनी नहीं है, संविधान में जिक्र इसका किया गया अनुच्छेद 312 में। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन बना सकता है? केवल राज्यसभा के संकल्प के द्वारा। ये राज्यसभा को इसके लिए स्पेशल पावर दी गई कि राज्यसभा में जब संकल्प पारित होगा तब ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। ठीक, ये भी आपके लिए आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अभी देखिए, मैं आपको सारे आर्टिकल आज याद कराता हूं। बहुत सारे आर्टिकल भर की बात करके जा रहा हूं। काफ़ी आर्टिकल आज आपको याद करा दूंगा, काफ़ी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज याद कर लेना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, ये निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग से। अब चूंकि हम 324 की बात कर रहे हैं तो 326 की बात भी कर लो। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। और चूंकि मताधिकार की बात कर रहे हैं तो उम्र 18 साल अभी है इसकी, और ये एक आपका कैसा राइट है? ये एक आपका कानूनी राइट है, ये आपका एक वैधानिक राइट है, ये संविधानिक राइट नहीं है। मताधिकार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना होकर के आपका कानूनी और अधिकार है, विधि के अधिकार। ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता को लेकर के चर्चा की गई है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कहाँ की गई है? ये नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा की गई है। 39A में आपका चर्चा की गई है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 39A याद कर लो, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका जो है चर्चा की गई है। कहाँ पर? ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो मैं आपको आने वाले सेशंस में याद कराऊंगा। ये वो आर्टिकल्स होंगे जो आपके पूरे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना कुछ भी बता जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। आप पेपर उलट के देखेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी, इसलिए इनको मेरी क्लास के साथ साथ याद करते जाना है। कल के सेशन में फिर मिलूंगा, फिर याद कराऊंगा आपको। मैं आपको आने वाले 10 सेशन में पॉलिटी के उन सभी टॉपिकों को, उन सभी फैक्चुअल डेटा को, तथ्यात्मक जानकारी को जो पूछी जा चुकी है पूरी याद करा दूंगा। ठीक है, तो बस इन सबको बस 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये मेरी जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।